आज हम बात करेंगे टीवीएस रॉनिन के बारे में। इसके पहले मैंने टीवीएस रॉनिन पे एक वीडियो बनाया था, वो फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो था, जहाँ पे जो भी डिटेल्स थे बाइक के रिलेटेड जो आप फील करोगे एक दो हफ्ता ओन करने के बाद, उसके बारे में मैंने बोला था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। वो एक अनस्क्रिप्टेड वीडियो था, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, बाइक के बारे में कुछ भी नहीं पता था मेरे को जब मैंने चलाया। तो पहली बार जो एक्सपीरियंस आप फील करोगे वही एक्सपीरियंस मैंने भी शेयर किया। बट इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ। इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को मैंने नोट करके रखा है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाला हूँ वो एक ओनरशिप के पर्सपेक्टिव में होगा। मतलब हमारे कम्युनिटी में जितने भी टीवीएस रॉनिन के ओनर्स हैं उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसके बाद जो सर्विस का एक्सपीरियंस होगा, मतलब खरीदने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। ये वीडियो बनाने के बाद पहले मैं एक दो वीडियो देखा था टीवीएस रॉनिन के ऊपर। बहुत सारे अच्छे रिव्यूअर्स हैं जो इस पर रिव्यू कर रहे थे, बट उनके रिव्यूज़ बहुत अलग लगे मुझे। उनके जो वो बता रहे थे ना इस बाइक को लेकर, वो मेरे से मैच नहीं हो रहे थे। उनके ओपिनियन बहुत अलग। तो बहुत लोगों को ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट लग सकता है, पसंद आएगा, मे बी उनको पसंद भी नहीं आएगा। जो भी आपको लगता है, अगर आप ओन भी करते हो बाइक को, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है हमारे डिटेल्ड रिव्यूज़ में इसी तरह हम बात करते हैं। पहले तो इंजन से शुरू करते हैं, फिर हम कंफर्ट के बारे में बात करते हैं, डायनामिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हैंडलिंग ब्रेकिंग के बारे में कुछ डिस्कशन होगा और आपको मैं बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है डायनामिक्स को लेकर। फिर उसके बाद हम डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे ओवरऑल डिज़ाइन कैसा है, जो एक पर्सनल ओपिनियन होता है, तो मेरे ओपिनियंस मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद खरीदने के बाद आपका कैसे एक्सपीरियंस रहेगा, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते यूजुअली, बट बात करना ज़रूरी है अगर आप इस बाइक को ओन करते हो, क्योंकि जितना पैसा टीवीएस मांग रहा है इस बाइक के लिए वो कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और जब कोई इतना पैसा लगा रहा है तो खरीदने के बाद उनका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। उसके बाद हम स्पेशल चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको पसंद आएगा और आपको देख के ऐसा लगेगा शायद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता था इसमें। इस चीज़ को लेके हम इस वीडियो को एंड कर देंगे और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए बाइक सही होगा या नहीं। चलो शुरू करते हैं इंजन से। अब इसके इंजन के बारे में बोलने के पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। इसका बोर लेंथ 66 mm का है और इसका स्ट्रोक लेंथ 66 mm का है। अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हो, डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब बोर और स्ट्रोक का लेंथ सेम होता है तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर इंजन। तो इसका इंजन रॉयल एनफील्ड के इंजन से बहुत अलग है, ठीक है। CB350 और रॉयल एनफील्ड के जो इंजन्स आते हैं वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स होते हैं। और जो आपके स्पोर्ट्स बाइक होते हैं, आप ESD भी ले लो, जावा भी ले लो, आपको डोमिनार है, उसके बाद जिक्सर 250 है, ये सारे बाइक्स है ना शॉर्ट स्ट्रोक इंजन के साथ आते हैं। ये ना लॉन्ग स्ट्रोक है या शॉर्ट स्ट्रोक भी नहीं है, ये एक स्क्वायर इंजन है। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक्सेलरेट करते हो तो आपको ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना पड़ता है पावर निकालने के लिए। समझ रहे हो आप? मतलब आप कहीं पे पहाड़ों में चला रहे हो, ठीक है, आपको ना लोअर RPM अगर थोड़ा भी एक्सेलरेट करोगे वो आपको पावर देगा। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का एक खासियत है, मतलब टॉर्क जो डिलीवरी होता है वो कम RPM में आप फील करते हो। तो जो रॉयल एनफील्ड इसी चीज़ के लिए जाना जाता है, इसीलिए पहाड़ों में रॉयल एनफील्ड के बाइक्स को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। बट रॉयल एनफील्ड के बाइक्स का जो प्रॉब्लम है, जो पावर है, वो जितना आप RPM रेस करोगे उतना कम होते जाता है। तो पावर ड्रॉप होता है जब आप स्पीड को बढ़ाते हो उस RPM में या उस गियर पे। तो जैसा पावर ड्रॉप आपको देखने को मिलता है वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में टॉप स्पीड कम होता है। अब इसका ऑपोजिट है शॉर्ट स्ट्रोक इंजन, जैसे ESD है, जावा है। इसमें आपको पावर निकालने के लिए ज़्यादा इंजन को रेव करना पड़ता है। जो स्पोर्ट्स बाइक होते हैं ये हमेशा शॉर्ट स्ट्रोक इंजन्स होते हैं, तो इनका टॉप स्पीड जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो हर गियर में आपको ज़्यादा एक्सेलरेशन देना पड़ता है उसके टॉर्क को निकालने के लिए, ठीक है। अब इन दोनों के जो एडवांटेज है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये जो स्क्वायर इंजन है जो रॉनिन में है, इन दोनों इंजन के बीच में कहीं पे स्लॉट होता है। इसमें आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको बता देता हूँ स्क्वायर इंजन के, इसमें आपको जितना पावर चाहिए उतना ही देगा, ठीक है। जैसे रॉयल एनफील्ड के बाइक्स आपको जब लो RPM में ज़्यादा पावर देते हैं, बट जब आप RPM बढ़ाने लगते हो तो पावर थोड़ा कम होने लगता है, ठीक है। और शॉर्ट स्ट्रोक इंजन में जो लोअर RPM है उसमें आपको पावर फील नहीं होता है, जब आप रेव करते हो तो ही आपको पावर मिलता है। स्क्वायर इंजन में ऐसा नहीं होता है। कोई भी RPM में आप चलाओ,
कहीं पे भी आप एक्सेलरेट करो, जितना आपको पावर चाहिए उतना दे देता है। मतलब ये कोई आरपीएम में आपको एक्साइट नहीं करता, आपको मज़ा नहीं आता चलाने के लिए। बट आप कभी ये भी नहीं बोलोगे कि यार इस आरपीएम में पावर नहीं है। जिससे आप रॉयल एनफील्ड के बाइक में बोल दोगे या शॉर्ट स्ट्रोक इंजन्स के बाइक में बोलोगे कि इस आरपीएम में भी अगर पावर होता तो अच्छा रहता। तो ये सारे आरपीएम बैंड्स है, मिड रेंज, लोअर एंड और टॉप एंड में जितना पावर आपको चाहिए उतना ही देगा, एक्साइट नहीं करेगा। सो स्क्वायर इंजन का ये खासियत है और ये डिपेंड करता है कि आपके राइडिंग के हिसाब से क्या आपको ये अच्छा लगेगा या इससे आपको प्रॉब्लम होगा। इसको समझाना बहुत मुश्किल है। तो मैं सोच रहा था इस बाइक को लेके ना एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं कि पावर है इस बाइक में, पावर बढ़िया है। नहीं है, इसका पावर एकदम फ्लैट है। मतलब कोई भी आरपीएम में एकदम से आपको पावर बिल्ड होने नहीं लगता है। जितने भी आरपीएम बैंड है उसमें पावर एकदम फ्लैट है, लीनियर है। कहीं पे भी पावर ऐसा बिल्ड नहीं होता है या पावर ड्रॉप नहीं होता है। तो अच्छा है ना कि आपको पावर एक तो बिल्ड नहीं हो रहा है, वो ठीक है, उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट पावर ड्रॉप भी तो नहीं हो रहा है। तो इस रीज़न से ये इंजन जो है ये एक्साइटिंग नहीं है। आपको ऐसा कोई आरपीएम में मज़ा नहीं आएगा, बट रिलैक्स करके चलाना है, जितना आपको पावर चाहिए उतना दे देता है। ठीक है, जानबूझ के टीवीएस वालों ने इस इंजन को ऑप्ट किया है क्योंकि वो ये बता रहे थे इस इंजन को वो स्क्वायर इंजन क्यों बनाना चाहते थे, क्योंकि जब आप कहीं पर चलाते हो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। मतलब कहीं पे भी जाओ, सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ या ऑफ रोडिंग करो, आपको ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए कि यार ऑफ रोडिंग में पावर ड्रॉप हो रहा है बट हाईवे में अच्छा है, हाईवे में अच्छा है बट सिटी में अच्छा नहीं है। तो वो ऐसा बाइक बनाना चाहते थे जहाँ पे कहीं पे भी आप चलाओ, जितना आपको पावर चाहिए उतना मिल जाता है। बट इससे प्रॉब्लम ये होता है कि ये बाइक एक्साइटिंग नहीं है, इंजन एक्साइटिंग नहीं है, काफ़ी नॉर्मल है। आपको कोई भी चीज़ से खुश नहीं करेगा या डिसअपॉइंट भी नहीं करेगा। तो आप एज ए इंजन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आप खुश रहोगे। तो पहला पॉइंट है पावर। तो इस इंजन का मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी आरपीएम में जाओ इंजन एकदम फ्लैट है। बट अगर आपको ऐसा बाइक नहीं चाहिए जहाँ पे आपको पावर बहुत ज़रूरी है, जैसे आप CB350 चला के ये बाइक चलाओगे या डोमिनार चला के ये वाला बाइक चलाओगे, तो आपको ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगेगा क्योंकि उसमें पावर नहीं है। बट आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि यार इसमें पावर बिल्कुल भी नहीं है, कि मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ बाइक। तो आप कोई भी बाइक चला के इस बाइक को चलाओगे, 3-4 महीने के अंदर आपको आदत हो जाएगा और आप कोई चीज़ से डिसअपॉइंट नहीं रहोगे। बट कोई भी चीज़ को लेके ऐसे नहीं बोलोगे कि इसमें इंजन में ये अच्छा है। ठीक है, एडिक्वेट पावर डिलीवरी है, उतना एक्साइटिंग नहीं है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक ऐसा चीज़ है जो TVS इस वाइब्रेशंस के लिए जाना जाता है। जब आप इस बाइक को चलाते हो तो बहुत सारी चीज़ें ना आपको अपाचे 200 4V का याद दिलाता है। मुझे पता है ये डिफरेंट इंजन है, इसमें TVS ने बहुत ज़्यादा काम किया है। अपाचे 200 4V एक शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, ये एक स्क्वायर इंजन है, तो TVS वालों ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। बट जब आप इस बाइक को चलाओगे आपको पता चलेगा कि ये वही इंजन, सेम इंजन के ऊपर बेस्ड है जो TVS अपाचे 200 4V में भी है। बट सिंस इसका कंप्रेशन रेशियो कम है, मतलब इंजन पे जो प्रेशर बिल्ड होता है, मतलब जो स्ट्रेस होता है इंजन पे, वो कम है अपाचे 200 4V से, तो वाइब्रेशंस भी कम है। तो अपाचे 200 4V में वाइब्रेशंस तो कम है, अभी जो नए वाले मॉडल है उसमें बहुत कम वाइब्रेशंस है, काफ़ी स्मूथ बाइक है, तो रोनिन भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बट जब आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में पहुंचते हो तो इंजन थोड़ा सा डल होने लगता है, क्योंकि टॉप एंड में जब आप हाईवे पे टूरिंग करते हो आपको पावर डिलीवरी चाहिए, तो उसमें पावर डिलीवरी ड्रॉप होने लगता है। 80-90 तक आप चला सकते हो इस बाइक को, उसके ऊपर ना पावर थोड़ा ड्रॉप होने लगता है और वाइब्रेशन आप थोड़े से फील कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा रेव जब करते हो हल्के से वाइब्रेशंस आएंगे जो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। काफ़ी अच्छा है, स्मूथ बाइक है, वाइब्रेशंस बहुत कम है। जैसे आपको पता है सारे सिंगल सिलेंडर वाले बाइक्स होते हैं उसमें वाइब्रेशंस होंगे, बट उतने ज़्यादा नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी वाइब्रेशंस को लेके, इट्स स्मूथ। अभी हम बात करेंगे क्लच रिलीज एक्शन के बारे में। जैसे आपको मैंने पहले भी बोला था कि इस बाइक का जो इंजन का पावर डिलीवरी है दैट इज़ क्वाइट स्मूथ। आपको कोई भी पॉइंट में ऐसा नहीं लगता कि यार पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत नॉर्मल पावर देता है आपको, बट ऐसा भी नहीं लगेगा कि पावर कम है। ठीक है, मतलब नॉर्मल, गुड इनफ। आपको ये नहीं बोलूँगा कि एक्सेलेंट है, इट इज़ गुड। तो जो क्लच रिलीज एक्शन है वो भी काफ़ी स्मूथ है। स्लिपर क्लच आता है इसमें,
जो क्लच लीवर है वो बहुत लाइट है। तो जब आप इसके क्लच को रिलीज़ करते हो ये काफ़ी स्मूथ वे में पावर प्रोड्यूस करने लगता है। तो अगर ये आपका पहला बाइक है, जिन बहुत लोगों का ये पहला बाइक भी होने वाला है, या आप कोई कम्यूटर बाइक से अपग्रेड करके इस बाइक पे आ रहे हो, तो आपको चलाने में कोई तकलीफ़ नहीं होने वाला है। आप आराम से इस बाइक को समझ सकते हो क्योंकि इसका क्लच जब आप रिलीज़ करते हो काफ़ी स्मूथली पावर डेवलप करने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजन के रिलायबिलिटी के बारे में। अब इंजन रिलायबिलिटी TVS वालों का अच्छा ही रहा है। ये जो इंजन है मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स अपाचे 204V के ऊपर ही बेस्ड होगा, और TVS अपाचे 204V रिलायबिलिटी के मामले में ठीक है, ऐसा कोई मेजर आपको प्रॉब्लम नहीं आता है बाइक में। और सिंस ये जो इंजन है इसका पार्ट्स बहुत शेयर करता है वो अपाचे 204V से, और इसका जो स्ट्रेस है वो कम है अपाचे 204V से भी, तो मैं मानता हूँ कि इसका रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जितना हम जानते हैं TVS के इंजन्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, आए हैं सारे कंपनियों के ब्रांड्स में आते हैं, बट TVS बहुत जल्दी उसको फिक्स कर देता है। और जितना मैं जानता हूँ अपाचे 204V काफ़ी रिलायबल इंजन प्रोड्यूस करता है। एंड इस बाइक को लेके रिलायबिलिटी के बारे में इस टाइम पे बात करना इज़ नॉट करेक्ट, थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए। मैं ओनर्स के डेटा को गैदर करते रहूँगा, और जब भी मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमारे कम्युनिटी में बोलना है वो मैं आपको आके बता दूंगा। बट इस टाइम पे रिलायबिलिटी को लेके हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाइक काफ़ी नया है। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट साउंड। अब एग्जॉस्ट साउंड को लेके अगर मैं कुछ बोलूँगा ना तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता है, क्योंकि इसका जो इंजन का साउंड है, जितना लोग बोल रहे हैं कि सबसे बेस्ट है इस सेगमेंट में, सबसे बेस्ट साउंडिंग बाइक है, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगा। ये एक नॉर्मल शॉर्ट स्ट्रोक इंजन का जो साउंड आता है उसी तरह का साउंड आता है, उतना ज़्यादा लाउड नहीं है। बट जैसे आपको ये भी पता है कि TVS उनके साउंड इंजीनियरिंग पे बहुत काम करता है, और इस बाइक में डेफिनेटली वो दिखता है। जैसा ये इंजन है, जैसा ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है, उसके हिसाब से ऐसा साउंड निकालना बहुत मुश्किल है, और TVS ने बहुत काम किया है इसमें, एंड फॉर दैट आई गिव अ थम्स अप। तो TVS वालों ने बहुत अच्छा काम किया। तो साउंड अच्छा है, बट इस सेगमेंट में क्या ये बेस्ट साउंडिंग बाइक है? मैं नहीं मानता हूँ। अब जब हम माइलेज को लेके बात करते हैं ना, तो माइलेज में ये बाइक बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। जैसे आपको मैं बोलना भूल गया कि जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स होते हैं वो सबसे अच्छा माइलेज ऑफर करते हैं यूजुअली। नॉर्मली आप देखो CB350 भी काफ़ी अच्छा माइलेज ऑफर करते हैं जितना वो पावर प्रोड्यूस करते हैं उसके हिसाब से। जो शॉर्ट स्ट्रोक इंजन्स होते हैं वो कम माइलेज प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनमें आपको पावर निकालने के लिए इंजन को ज़्यादा रेव करना पड़ता है। सिंस आपको मैंने बोला है लॉन्ग स्ट्रोक और शॉर्ट स्ट्रोक के बीच में ये स्लॉट होता है स्क्वायर इंजन, तो माइलेज जो है ये आपको CB350 जितना नहीं देगा, बट वो जितने भी शॉर्ट स्ट्रोक बाइक से उनसे अच्छा माइलेज देगा। तो सिटी में मुझे 35 के ऊपर कंटिन्यूसली दे रहा था, वो भी मैं ट्रैफिक में चला रहा था, वो भी पहला सर्विस नहीं हुआ था बाइक का, तो इसमें मुझे 35 के ऊपर ही दे रहा था, 36, 37। और हाईवे पे इसको आप लेके जाओ आपको 44, 45 तक भी दे सकता है अगर आप इसको प्यार से आराम से चलाते हो तो माइलेज को लेके ना ये बाइक बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ मैंने नोट किया है फॉर श्योर। माइलेज को लेके सोचते हो आपको एक माइलेज के लिए ओरिएंटेड बाइक चाहिए इस सेगमेंट में, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आप ESD, जावा, डोमिनार, ये सारे बाइक्स को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा माइलेज देता है आपको। मैं काफ़ी खुश हूँ इसके माइलेज को देखकर। अब नेक्स्ट पॉइंट है थर्मल एफिशिएंसी, जो बहुत ज़रूरी है। थर्मल एफिशिएंसी का मतलब ये है कि इंजन कितना गर्म होता है और गर्म होने के बाद कितना टाइम लेता है ठंडा होने के लिए। तो ये एक सिंपल एयर और ऑयल कूल्ड इंजन है। तो ट्रैफिक में जब मैंने चलाया इसको, मैं जो बहुत फोकस कर रहा था, मुझे पता था कि जो स्क्वायर इंजन होते हैं उसमें ज़्यादा मतलब स्ट्रेस डेवलप होता नहीं है। तो सिटी में चलाने में आपको ट्रैफिक में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इंजन बहुत गर्म हो रहा है। आपने अपाचे 204 भी चलाया तो वो भी गर्म नहीं होता है, तो इसका तो इम्पॉसिबल है। काफ़ी अच्छा है इसका थर्मल एफिशिएंसी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी बिल्ड नहीं होता है। तो गर्म होने के लेके आपको कोई गर्म नहीं होगा इंजन, उसके रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बाइक में। आप हाईवे पे चलाओ या सिटी पे चलाओ, काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है। ट्रैफिक में बहुत देर चलाओगे तो डेफिनेटली गर्म होगा, बट आपके पैरों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि यार बहुत गर्म हो रहा है, मैं बाइक पर बैठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कहीं बाइक रोक के थोड़ा रेस्ट लेना है, वैसा कुछ आपको फील नहीं होगा। तो इस बात को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बाइक का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो समझाना बहुत मुश्किल है। ये बाइक में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा इसके इंजन में कि ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। बट आप भी नहीं बोलोगे कि यार बाइक में पावर नहीं है। उसी तरह गियरिंग को रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है,
तो राइडेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, मतलब चलाने के टाइम आपको कैसा लगता है कि आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ता है, आराम से बैठ के आप चला सकते हो। रॉयल एनफील्ड के बाइक को आप मतलब 3rd गियर 4th गियर में रख के बहुत कम स्पीड में चला सकते हो, स्पीड ब्रेकर पे भी चला सकते हो आप 3rd गियर 4th पे। रॉयल एनफील्ड के जो इंजन होते हैं वो नॉक नहीं होते हैं, तो ये राइडेबिलिटी को बहुत इंप्रूव कर देते हैं। तो क्या इस बाइक में भी वैसे ही है, या ये CB350 जितने बार आपको गियर चेंज करना पड़ता है जब आप सिटी में चलाते हो? चीज़ ये है ना कि ये इस बाइक में ना आपको लॉन्ग गियर मिलता है और शॉर्ट गियरिंग भी नहीं मिलता है। इन दोनों के बीच में जो गियरिंग होता है वैसा गियरिंग है इसमें, तो बहुत बार गियर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा जितना CB350 में या जावा में करना रहता है, या आपको उतना भी रिलैक्स फील नहीं होगा जितना एक रॉयल एनफील्ड का बाइक फील होता है। ये इंजन नॉक होता है, अगर आप इसको 5th गियर 4th गियर से स्पीड ब्रेकर से निकालने की कोशिश करोगे इंजन नॉक होगा। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है और इसके बारे में भी लोग बात नहीं करते। ये सारी चीज़ें ना इंपॉर्टेंट है ना, चलाने के टाइम राइडर के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो ये उतना भी राइडेबिलिटी उसका उतना भी अच्छा नहीं है जितना रॉयल एनफील्ड का है, बट इतना भी ख़राब नहीं है कि आप गियर चेंज करके परेशान हो जाओगे CB350 की तरह। तो सिट समवेयर इन मिडल, और इस बात को लेके आपको प्रॉब्लम होता है, आपको बहुत बार गियर चेंज नहीं करना है या बहुत रिलैक्स्ड इंजन भी नहीं चाहिए आपको, तो ये परफेक्ट है। तो ये कोई भी चीज़ में एक्साइट नहीं करता है या कोई भी चीज़ में डिसअपॉइंट नहीं करता है, ये इसका खासियत है इसके इंजन के रिलेटेड। और मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सारे रिव्यूज़ में बोल रहा पावर ज़बरदस्त है, क्या पावर है, मतलब कोई भी RPM में जब मैं एक्सेलरेट कर रहा था जितना मुझे चाहिए था उतना ही मिल रहा था, कोई एक्साइटिंग पावर नहीं था इसमें। सो ये मेरे ओपिनियन है। आई थिंक बहुत लोग इससे एग्री भी करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे, बट बोलना मेरा काम है। अब नेक्स्ट आते हैं इंजन ब्रेकिंग पे। इंजन ब्रेकिंग वो होता है जहाँ पे जब आप स्पीड ब्रेकर दिखते हो और आपको ब्रेक्स यूज़ करना रहता है और आप 5th गियर से 2nd गियर पे या 5th गियर से 3rd गियर पे शिफ्ट करते हो, बहुत जल्दी आप शिफ्ट करते हो, तो किस तरह का इंजन ब्रेकिंग प्रोड्यूस करता है। जब भी मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ, इसमें मैं हाई पॉइंट्स तब देता हूँ जब इसमें स्लिपर क्लच होता है। कोई भी बाइक में जब स्लिपर क्लच होता है तो इंजन ब्रेकिंग बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि स्लिपर क्लच जब आपके बाइक में होता है और आप 5th गियर से एग्रेसिवली डाउन शिफ्ट करते हो तो उसमें जो टायर्स है वो स्किड नहीं करते। इस बाइक में स्लिपर क्लच है, क्लच काफ़ी लाइट है सिटी में चलाने के लिए। जब आप एग्रेसिव डाउन शिफ्टिंग करोगे पीछे के व्हील्स लॉक नहीं होंगे। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, क्या बेस मॉडल में स्लिपर क्लच आता है या ओनली टॉप एंड मॉडल में आता है? सारे वेरिएंट्स में स्लिपर क्लच है, स्टैंडर्ड है ये फीचर, डोंट वरी, बहुत अच्छा फीचर है। और अगर आप थोड़े एग्रेसिवली चलाते हो आपको मज़ा आने वाला है। इंजन को लेके हम यूजुअली बहुत देर के लिए बात करते हैं, ये फाइनल पॉइंट होने वाला है, वो है इंजन का मेंटेनेंस कैसा है। मतलब ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको इसके इंजन को मेंटेन करने के लिए या कम है? जिस तरह के मैं पावर आउटपुट देगा और इंजन का जो जैसा डिज़ाइन है, स्ट्रोक लेंथ है, बोर लेंथ है और ओवरऑल जो इंजन है काफ़ी सिंपल है, तो मुझे लगा कि इसका मेंटेनेंस बहुत कम होगा हंटर और CB350 के कंपैरिजन में, इनफैक्ट जावा से भी कम होगा। मेरे को ऐसा लगा क्योंकि TVS भी है। बट इसके सर्विस सेंटर पे जब मैं गया और बात करने की ट्राई कर रहा था, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इसमें फुली सिंथेटिक ऑयल क्यों बोल रहा है कि TVS यूज़ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं जानता हूँ, क्योंकि TVS में जब आप फर्स्ट सर्विस करते हो इसका जो इंजन ऑयल का चार्ज है वो ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ के ऊपर है। फुली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करेंगे इसके जब सर्विस होगा आपका बाइक, तो मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि इसका जो ओवरऑल सर्विस कॉस्ट है ना वो भी बढ़ जाता है उस रीज़न से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा तो आपका इंजन ऑयल पे लगेगा जब आप पहला सर्विस करोगे बाइक पे, ठीक है, एंड लेबर चार्ज तो नहीं होगा। तो इंजन का मेंटेनेंस जितना मैं जानता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। और बट अगर आप TVS की तरफ से देखते हो तो शायद और थोड़ा कम कर सकते थे, बट उनको पता है उन्होंने ऐसे क्यों किया है। मेरा तो ये अजम्पशन है, उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो शायद उन्होंने जो किया है सही है। बट आपको ऐसा मेजर खर्चा नहीं आएगा इसके इंजन पे, काफ़ी सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है इस पर, सिंपल ऑयल कूल्ड एयर कूल्ड स्क्वायर इंजन है जो आपको अच्छा लॉन्ग लाइफ रहने वाला है और मेंटेनेंस भी इसमें कम होगा क्योंकि स्ट्रेस भी कम है। तो उस रीज़न को लेके इट्स क्वाइट गुड। तो इंजन को मैं कितना रेट करूँगा आउट ऑफ 10 इस बाइक के लिए? तो इंजन को रेट करने में ना एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगा बट कोई भी चीज़ डिसअपॉइंट नहीं किया। तो इस रीज़न से मैं इसको 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करने वाला हूँ। अगर पावर डिलीवरी टॉप एंड में अच्छा होता, जहाँ पे मे बी ट्रिपल डिजिट स्पीड में 80-90 के ऊपर जब मैं चलाता हूँ तो ऐसा लगता है कि इंजन
स्ट्रेस फील करने लगता है और पावर ड्रॉप होने लगता है। सिंस ये बहुत लोग टूरिंग के लिए भी लेते हैं, अगर उस RPM में और उस टॉप एंड में अगर पावर अच्छा खासा होता तो मैं इसको शायद 8.5 देता, बट टूरिंग में जब आप टूरिंग करते हो इस बाइक में, इसका कंफर्ट स्पीड है 80 to 90 के ऊपर जब आप जाते हो तो आपको फील होता है कि इंजन स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा। सो दिस इज़ द डिफरेंस मेरे को जो लगा पर्सनली। और मैं ये भी जानता हूँ कि पहले सर्विस के पहले हमें कभी भी टॉप एंड को टेस्ट नहीं करना चाहिए, बट मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया इस बाइक पे। मैं ये रिव्यू आप जानते नहीं हो मैं कितना मेहनत करता हूँ एक रिव्यू वीडियो पोस्ट करने के लिए। अगर मेरे को व्यूज़ चाहिए होता है या कोई रिव्यू वीडियो में पोस्ट करता तो मैं लगातार कंटिन्यूसली पोस्ट करते जाता, जल्दी आपको मैं वीडियोस देता। बट जितने भी वीडियोस मैं दे रहा हूँ आपको, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, डेफिनेटली मैंने काम किया है। मैं ये भी समझता हूँ बाइक लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है लोगों को और कितना पैसा लगता है। तो डोंट वरी, इंजन के लेके आपको कोई मेजर इशू नहीं आएगा, बट कोई भी चीज़ को लेके आप एक्साइटिंग नहीं लगने वाला है। वो ये है फाइनल कंक्लूजन इंजन को लेके। अब हम बढ़ते हैं डायनामिक्स की तरफ। डायनामिक्स के बारे में बात करने के पहले हम बढ़ते हैं कंफर्ट के बारे में, क्योंकि अगेन बहुत हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि 45 के ऊपर जो है वो भी ये बाइक लेना चाहते हैं और उनका सबसे पहला प्रायोरिटी जो है वो है ज़्यादातर कंफर्ट। उनको कंफर्टेबल बाइक चाहिए, उनको कुछ रेसिंग नहीं करना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस आना है और कंफर्टेबली चलाना है। उनके लिए ना ये बाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि कंफर्ट को लेके ना मे बी कोई भी पॉइंट में ऐसा एक्साइट नहीं करता है डिज़ाइन और कंफर्ट को लेकर अदर देन दिस, बट ये कंफर्ट में ना बहुत अच्छा है। पहले तो सस्पेंशन से हम स्टार्ट करते हैं। इसका सस्पेंशन हंटर से बहुत अच्छा है और CB350 से भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे। आप इसको सिटी में चलाओ, ख़राब रास्तों पे ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। सस्पेंशन बहुत अच्छे से बम्प्स को एब्जॉर्ब करता है। पीछे का सस्पेंशन मुझे बहुत अच्छा लगा और सॉफ्ट है तक, मतलब कंफर्टेबल है। और मेरे को क्या है ना, एक चीज़ बहुत अच्छा लगा इस बाइक में, कोई भी क्रूज़र बाइक के पोजीशन में जब आप बैठते हो तो आपके पोजीशन से आप हिल नहीं पाते हो, क्योंकि आपके जो सीट्स हैं ना वो आपको बहुत अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं। तो इस बाइक में आप थोड़ा मूव कर सकते हो, बट इस बाइक पे आप सैडलिंग नहीं कर सकते। तो ऑफ रोडिंग के लिए ले रहे हो ये बाइक उतना अच्छा नहीं है, बट सिटी में चलाना है, खराब रास्तों पे इसका सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम करता है। सो गुड सस्पेंशन। जिनको भी बैक का प्रॉब्लम है, टेलबोन का प्रॉब्लम है, उनको इसके सस्पेंशन को लेके कोई इशू नहीं होने वाला है। जब TVS का इवेंट हुआ था ना, जहाँ पे ये TVS रॉनिन के बारे में बता रहे थे कि कैसा बाइक है, क्या चीज़ है जो मतलब इसमें डिफरेंट होगा, तो मैं इसमें बहुत अच्छे से मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। और एक पॉइंट मुझे को बहुत स्पेशल लगा कि ये सीट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और ये जो सीट है ये स्पेशल फोम का है और इसका डिज़ाइन को लेके इन्होंने बहुत सोचा है। तो पहला तो मैं सीट इसका टेस्ट करना चाहता था कंफर्ट को लेके, और मेरे को ना सीट इसका बहुत अच्छा लगा। फैब्रिक जो उन्होंने यूज़ किया ना उससे आपको अच्छा ग्रिप मिलता है जब आप हाईवे पे चलाते हो, और सिटी में चलाने के टाइम भी आपको अच्छा खासा ग्रिप मिलता है। और जो कंफर्ट है ना इसका वो अच्छा है और शेप है वो भी अच्छा है। तो इसका जो ओवरऑल सपोर्ट है वो बढ़िया है। सिटी में चलाओ या हाईवे पे चलाओ, इन्होंने सीट बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। मेरे को सीट इसका बहुत पसंद आया है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कंफर्ट को लेके सीट के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अगर आप इस पर सीट कवर चढ़ाते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वालिटी कैसा है सीट कवर का, क्योंकि सीट कवर से ना अगेन सीट का जो एक्चुअल फोम का क्वालिटी वो भी ख़राब हो जाता है। तो देख के एक बार चढ़ा लो, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है सीट के डिज़ाइन में। अब राइडर सीट के बारे में तो हमने बात किया, फिर अभी पिलियन का क्या। पिलियन सीट का ना एक इशू है, मतलब ये जो सारे स्क्रैम्बलर बाइक्स होते हैं उनका क्या प्रॉब्लम क्या होता है ना कि पीछे बोलना जो सीट होता है ना वो छोटा होता है। इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि सामने जो है इसका डिज़ाइन काफ़ी बड़ा लगता है और पीछे ना छोटा लगता है एकदम। इससे इशू ये होता है कि सीट कंफर्टेबल है, सीट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कुशनिंग सब अच्छा है, बढ़िया है, बट जो पीछे बैठने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा जगह नहीं मिलता है। जो अगर आपका बिल्ड ज़्यादा है ना, जो पिलियन बैठते हैं उनका थोड़ा बिल्ड ज़्यादा है, अच्छे बिल्ड के हैं, तो उनको ना प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सिटी में एडजस्ट कर लेंगे, बट लॉन्ग राइड करना तो मुश्किल है। तो टेस्ट राइड करने के टाइम ना आप आपके पिलियन को पीछे बिठाओ और उनको पूछो उनको कैसा लग रहा है, उसके बाद आप आपका जर्नी प्लान करो। तो एक बार है ना टेस्ट राइड में ध्यान दो कि पिलियन कैसा है, पिलियन कंफर्ट। सिटी राइड्स और हाईवे राइड्स के बारे में अभी बात करेंगे, ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। पता नहीं आपको किसी ने इसके बारे में बोला या नहीं। इसका एक मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। इस बाइक में जब मैं बैठा ना
एक तो मेरे हाथ स्ट्रेच्ड है। मैं हमेशा एक क्रूज़र बाइक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब आपका हाथ होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड रहता है, मतलब आप पूरा स्ट्रेच होकर बैठते हो, आपका जो हाथ है ना वो काफ़ी स्टिफ रहता है, और जो आपके बॉडी को, आपके जो बैक को, वो जो सीट होता है ना वो बहुत अच्छे से पिन कर देता है, मतलब ग्रिप करता है। तो आपको पोजीशन ऐसा रहता है एकदम बैक, मतलब ब्लेड बैक होता है क्रूज़र बाइक्स में ना, थोड़ा ऐसा पीछे लीन होकर बैठते हो और आपके हाथ पूरे तरह से स्ट्रेच्ड होते हैं और आपके शोल्डर भी थोड़े बहुत ड्रॉप्ड होते हैं। इस बाइक में प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने क्रूज़र बाइक और स्क्रैम्बलर का जो पोजीशन मिक्स किया है, उससे इशू ये हो रहा था मुझे पर्सनली। एक तो मेरा बैक स्ट्रेट है तो मेरे हाथ स्ट्रेच्ड है, जैसे मैंने क्रूज़र बाइक बहुत चलाया तो मेरे को है ना थोड़ा लीन फॉरवर्ड, पीछे लीन होने के लिए मन कर रहा था, तो पीछे अब जब मैं लीन हो रहा हूँ तो मेरा बॉडी और ज़्यादा स्टिफ हो रहा है। मतलब आप ऐसे स्ट्रेट बैक पे अब जब बैठते हो तो आपके हाथ एकदम स्ट्रेच्ड है, तो आपको लीन फॉरवर्ड होना है, तो आप लीन फॉरवर्ड होते हो तो हाथ और ज़्यादा स्ट्रेच होने लगता है, तो एकदम स्टिफ बैठते हो अगर आप पीछे लेट के बैठते हो। तो मुझे ना थोड़ा ऑकवर्ड लगा इसका पोजीशन। मैं समझता हूँ लोग बोलेंगे कि नहीं यार आदत लगना चाहिए, ये एक डिफरेंट टाइप का बाइक है, बट मैंने जितना चलाया मैं आपको एक ज़रूरी बात बोलता हूँ, अगर आप मेरा स्ट्रक्चर और मेरे बॉडी के हिसाब से मैं मैनेज कर पा रहा था, बट बहुत लोग इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। अब आप इस बाइक पे बैठते हो, आपको पहले क्या करना है, इस बाइक पे बैठो, आपके बैक स्ट्रेट रखो, और बैक स्ट्रेट रखने के बाद ये देखो कि आपके जो शोल्डर्स है वो क्या आप ड्रॉप कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप ड्रॉप नहीं कर पा रहे हो, मतलब ऐसा ड्रॉप करना है शोल्डर को जब आप बैठते हो, अगर वो आपसे नहीं हो रहा है तो आपके बिल्ड और आपके स्ट्रक्चर के लिए बाइक अनकंफर्टेबल हो सकता है। मैं अपने शोल्डर्स को ड्रॉप कर पा रहा था इस बाइक पर बैठ के, और मेरा हाइट अराउंड 5'10", 5'11" है, और उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। मैं ये नहीं मानता कि ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है, बट ये जो इन्होंने जिस तरह से इसके राइडिंग पोस्चर को मिक्स किया ना, उससे बहुत लोगों को ठीक भी लग सकता है और बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो ये एक बहुत पोलराइजिंग चीज़ है। इस बाइक को लेने के पहले टेस्ट राइड करना बहुत ज़रूरी है। राइडर के जो फुट पैक पोजीशन है वो बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। मैं जिस तरह से बैठ रहा था तो मेरे को लगा कि आगे रहेंगे फुट पैक्स, क्योंकि थोड़ा सा क्रूज़र टाइप का पोजीशन है ना, बट आगे नहीं है, सेंटर सेट है, तो मेरे को ना उससे बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील हुआ। बट इसके जो हाथ जिस तरह से आप स्ट्रेच करके बैठते हो, वो आपको ध्यान रखना है कि क्या आप अपने शोल्डर्स को ड्रॉप कर सकते हो या नहीं, क्योंकि जब मैं अपने शोल्डर्स को ड्रॉप कर सकता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जब मैं लॉन्ग हाईवे पे कहीं चलाता हूँ तो मैं थोड़ा पीछे लीन फॉरवर्ड होकर भी बैठ सकता हूँ और पूरे क्रूज़र टाइप के पोजीशन को का फ़ायदा उठा सकता हूँ। और कभी कभी मुझे सिटी में चलाना है तो मैं आगे आ सकता हूँ और मेरे बैक को स्ट्रेट रख के मेरे शोल्डर्स को थोड़ा ड्रॉप करके कंफर्टेबली सिटी में भी चला पाऊँगा। तो ये मेरे बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो रॉनिन लेने के पहले मैंने जो पॉइंट्स बोला है आपको वो करो, उसके बाद ही बाइक लेना, ठीक है? नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अभी सीट हाइट वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसका जो 5'6", अगर आपका हाई 5'6" से लेके 5'8" भी है तो भी आप इस बाइक को मैनेज कर सकते हो। इसके सीट हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है। बट ये जो सीट का पॉस्चर है वो बहुत अलग है, और इससे आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कंफर्टेबल लगेगा या नहीं। सॉरी मैं इतना टाइम लगा रहा था समझाने के लिए, बट ये समझाना ज़रूरी है यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था समझने के लिए कि इसका पोस्चर कैसा है। तो अगर कुछ डाउट हो रहा तो आप मेरे से कनेक्ट करो या कमेंट सेक्शन में बताओ, या इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि रॉनिन को कैसे चलाना चाहिए, या रॉनिन लेने के पहले इसके पोस्चर के ऊपर कैसे आपको ध्यान देना चाहिए टेस्ट राइड के टाइम। तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे रिक्वेस्ट करो कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आता तो बनाना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम है जो मैंने इस पर नोटिस किया है, जब हम कंफर्ट के बारे में बात करते हैं, इस बाइक को आप ट्रैफिक में भी चलाओगे, सिटी में भी चलाते हो, तो ना ये ज़्यादातर जो लोग लेंगे 60% इसको सिटी में ही चलाएंगे, तो ट्रैफिक में तो चलाना ही है। ऐसा एक इंसिडेंट बोलता आपको मैं, आपका एक सिग्नल है, ठीक है, ट्रैफिक में चला रहे हो आप, एक सिग्नल है और राइट में ना यू टर्न है, आप यू टर्न ले सकते हो। उस रोड पे ना राइट पे बहुत सारे व्हीकल्स वेट करते रहते हैं टर्न लेने के लिए, और लेफ्ट साइड पे जो व्हीकल्स होते हैं उसका मूविंग रहता है। आप राइट साइड पे अटके हो और आपको लेफ्ट साइड से निकलना है, तो क्या करते हो ना, आप थोड़ा पीछे लेते हो बाइक को, फिर वहाँ से छोटे से एरिया में टर्न करने की कोशिश करते हो। बाइक्स में तो होता ही है ये ना आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है इस बाइक में, क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस बहुत बड़ा है। इनफैक्ट इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टर्निंग रेडियस इसी बाइक का है, और इसको मैं प्रॉब्लम नहीं मानता हूँ। इनफैक्ट मैं टीवीएस वालों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ
TVS मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। और इस पॉइंट को लेके ना उनको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना पड़ेगा। यार आप कुछ तो नया ट्राई कर रहे हो, हमारे सेगमेंट में इतना कंपटीशन है, रिस्क लेने का मतलब जो चीज़ है ना, वो उसके लिए हमें डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। जो इसके फ्रंट एंड है, मैं ना कोई भी मैकेनिकल या टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं करने वाला हूँ, सिंपल वे में आपको बताता हूँ। इसका जो फ्रंट एंड है ना, वो क्रूज़र टाइप का है, मतलब जो एंगल होता है फ्रंट फोर्स का वो थोड़ा सा ज़्यादा है। उससे क्या होता है ना, यूजुअली क्रूज़र बाइक्स के जो टर्निंग रेडियस है वो कम होता है, और सिंस ये स्क्रैम्बलर टाइप का आपको फील देता है जब आप बैठते हो उस पर, बट इसका जो फ्रंट एंड है वो क्रूज़र टाइप का है, तो इससे ना टर्निंग रेडियस पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और TVS इस चीज़ को लेके कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं समझता हूँ उनके इंजीनियर्स ने काम किया होगा इस पर, बट इसको फिक्स करना बहुत मुश्किल है। इस तरह के डिज़ाइन में कोई चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, वो है टर्निंग रेडियस। इसका टर्निंग रेडियस मतलब लिटरली इतना बड़ा है कि आपको दो बार आगे पीछे करना पड़ेगा टर्न लेके निकालने के लिए बाइक को। टर्निंग रेडियस पर ध्यान दीजिए जब आप टेस्ट राइड करोगे, इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो इश्यूज़। तो कंफर्ट को लेके मैं कितना रेट करता हूँ इसको 10 में से? मैं जैसे मैं आपको बोला ना, पॉस्चर को लेके बहुत प्रॉब्लम है इसमें, तो मैं अपने पोजीशन को ठीक से एडजस्ट कर पा रहा था मेरे हाइट और बिल्ड के हिसाब से, तो मैं इसको अराउंड 8 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। कंफर्ट ठीक है, सीट अच्छा है, सस्पेंशन अच्छा है, टर्निंग रेडियस में थोड़ा प्रॉब्लम है और पोस्चर में थोड़े लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है उनको मैं 6 आउट ऑफ 10 ही रेट करूँगा, क्योंकि आपके लिए ना कंफर्टेबल नहीं होगा ये बाइक उतना ज़्यादा सिटी में, हाईवे में। तो मेक श्योर यू गो फॉर अ टेस्ट राइड। एंड क्योंकि देखो, अगर हमारा हाइट भी सेम है, हमारे हाथ का जो लेंथ है वो अलग हो सकता है, ठीक है? तो इट कम्प्लीटली डिफाइंस ऑन योर स्ट्रक्चर, नॉट ओनली योर हाइट। तो एक बार टेस्ट राइड में ध्यान दीजिए इस चीज़ को। अभी हम बात करेंगे डायनामिक्स के बारे में, क्योंकि हैंडलिंग, ब्रेकिंग ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो चलो उसके बारे में जानते हैं। पहला चीज़ हैंडलिंग को लेके भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो बहुत सारे बाइक्स को चलाए हैं उनको ये डिफरेंस फील होगा। अगर आपका पहला बाइक है उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जो इसके फ्रंट में जो उन्होंने अपसाइड डाउन फोर्स दिया है वो देना बहुत ज़रूरी था। क्रूज़र बाइक जो होता है ना, उनका जो एंगल होता है फ्रंट फोर्स का, उससे क्या होता है, उनका हैंडलिंग बहुत अच्छा नहीं रहता है, मतलब शार्प नहीं होता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं होता है, बस ये कि हैंडलिंग शार्प नहीं होता है। और जो स्क्रैम्बलर होते हैं उनका हैंडलिंग एकदम शार्प होता है। जब आप क्रूज़र बाइक में बैठते हो तो हैंडल बार्स काफ़ी ज़्यादा रेज्ड होते हैं और आपको रिलैक्स करके हैंडल को कंट्रोल करते हो, तो हैंडलिंग काफ़ी न्यूट्रल होता है। बट जिस पोजीशन में आप बैठते हो, हैंडल बार्स को पकड़ते हो, उस तरह का फीडबैक और कम्युनिकेशन आपको फ्रंट एंड नहीं देता है, क्योंकि फ्रंट एंड क्रूज़र का है, हैंडल बार स्क्रैम्बलर टाइप का है। तो इन दोनों से क्या होता है, काफ़ी नॉर्मल लगता है। तो इसका हैंडलिंग फ्रंट एंड फील उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है या उतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। आप कभी कंप्लेंट नहीं करोगे। जिससे मैंने इंजन के बारे में जिस तरह से आपको बोला ना, उसी तरह का आपको हैंडलिंग में भी ऐसे ही लगेगा। कोई भी चीज़ से डिसअपॉइंट नहीं होगे, बट ऐसा नहीं बोलोगे कि यार इसका बहुत अच्छा है। अच्छा किया TVS वालों ने, एक रीज़न है उन्होंने क्यों अपसाइड डाउन फोर्स दिया है, क्योंकि अपसाइड डाउन फोर्स जो है वो फ्रंट एंड के फील को थोड़ा बढ़ा देता है। उस रीज़न से इसका फ्रंट एंड थोड़ा ठीक ठाक लगता है। ओके, अगर फ्रंट एंड पे TVS काम नहीं करते इस बाइक पे, तो सिंस जैसे क्रूज़र का फ्रंट एंड और स्क्रैम्बलर के हैंडल बार अगर आप दोगे तो हैंडलिंग अच्छा नहीं रहेगा। तो TVS वालों ने बहुत अच्छे से काम किया है इसके फ्रंट एंड और हैंडल बार्स को अच्छे से एक बैलेंस रखने के लिए। तो जब आप हाईवे में चलाते हो काफ़ी लाइट लगता है, एजाइल लगता है। हैंडल बार्स आपको अच्छे से लाइन मेंटेन करता है, बट प्रिडिक्टेबल है, शार्प नहीं है। तो आप कहीं पे इसको ट्विस्टी सेक्शन में चलाते हो और आप ऐसे फील करोगे इसको मैंने R15 जैसा टर्न करना है, जावा ESD जैसा चलाना है, वैसा आपको फीडबैक नहीं मिलता है फ्रंट एंड से। ठीक है, अगेन ब्रेक्स के साथ भी यही होता है। ब्रेक्स का जो फ्रंट एंड के ब्रेक्स के फील है वो मुझे नॉर्मल लगे, उतना भी शार्प नहीं लगता है, बट प्रिडिक्टेबल है। मतलब आपको पता है कि आप थोड़े टाइम बाद ना समझ जाते हो कि ब्रेक्स को मैं ऐसे यूज़ करूँगा तो इतने टाइम पर रुक जाएगा बाइक। मतलब आप अच्छे से समझ सकते हो, बट शार्प नहीं लगता है। पीछे के जो ब्रेक्स है उनके बाइट्स अच्छे हैं। ABS बहुत अच्छे से काम करता है, बार बार ऐसे अननेसेसरली इंट्रूस नहीं करता है, तो आपको ना अच्छा ब्रेकिंग फील ऑफर करता है। बट फ्रंट एंड के जो ब्रेकिंग फील में आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा वैसा तो नहीं है, बट ठीक ठाक आपको फीडबैक ऑफर करता है। आई रियली लाइक द ब्रेक्स ऑफ दिस बाइक। और शायद अगर मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं इम्प्रूवमेंट हो सकता था, मैं ये नहीं बोलूँगा। TVS ने अच्छा काम किया, जितना हो सकता था इस डिज़ाइन के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। सो हैट्स ऑफ टू देयर इंजीनियर्स एंड दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। स्टेबिलिटी इस बाइक का बहुत बढ़िया है। आई एम रियली सरप्राइज, क्योंकि देखो स्क्रैम्बलर यूजुअली जो बाइक्स होते हैं, स्क्रैम्बलर बाइक्स, उनके स्टेबिलिटी अच्छे नहीं होते हैं।
क्रूज़र के स्टेबिलिटी अच्छा होता है सिंस इसका ओवरऑल जो फीलिंग है वो एक स्क्रैम्बलर टाइप का है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी कि किस तरह का स्टेबिलिटी ऑफर कर रहा है बाइक। तो उस रीज़न से ना आप खुश रहोगे। स्टेबिलिटी बढ़िया है बाइक का, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड, बट क्या इस सेगमेंट में बहुत अच्छा है? इनफैक्ट क्लासिक से या CB350 से अच्छा है? नो, इट्स क्वाइट गुड एंड आई थिंक इट इज़ ऑन पार विद अदर शॉर्ट स्ट्रोक बाइक्स। तो स्टेबिलिटी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्रॉस विंड्स में अच्छे से अपना जो बॉडी का कंपोजर है मेंटेन करता है, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। इस बाइक का वेट मैनेजमेंट, मतलब जब आप चलाते हो क्या वो वेट फील कर सकते? एक तो इसका वेट कम है, 160 kg का है, उसके ऊपर ये एकदम लाइट लगता है। इसका जो वेट मैनेजमेंट है बढ़िया है। TVS बहुत अच्छे से काम करते हैं इस चीज़ में। अपाचे RTR 200 4V का भी वेट मैनेजमेंट बढ़िया है, लाइट वेट लगता है। बहुत टाइम से वो काम कर रहा है ना रेसिंग वेसिंग में, तो उनको पता है बाइक के वेट को कैसे मैनेज करना है, तो इस चीज़ में बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा, लाइट वेट एकदम लाइट फील होता है, जाइल लगता है सिटी में चलाने के लिए। इसके चैसी के बारे में बात करें तो ये इसका चैसी कोई एडवांस्ड रिलीज फ्रेम के साथ नहीं आता है, बट आपको प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स देता है। मतलब आपको पता है कि बाइक किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसा कोई आपको सरप्राइज नहीं करेगा कि एकदम शार्प लगेगा, KTM जैसा नहीं लगेगा, या एकदम लेड बैक नहीं लगेगा मीटियोर जैसे, बट प्रिडिक्टेबल लगता है। मतलब जैसे इसका बाइक के बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो देख के आपको लगता है कि यार कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत अच्छा है, सब चीज़ों में अच्छे से काम कर लेता है, ठीक है, बट ऐसे कोई भी चीज़ में एक्साइट नहीं करता है आपको। जैसे मैं आपके इंजन की भी बात कर रहा था, उसी तरह का ही। तो डायनामिक्स को लेके मैं इस बाइक को 8 out of 10 रेट करूँगा। इस डिज़ाइन के लिए जिस तरह से TVS ने डिज़ाइन किया, हैट्स ऑफ टू देम कि वो इतना अच्छा डायनामिक्स निकाल पाए इस बाइक के रिलेटेड। आप देखो सारे पॉइंट्स और सारे जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उन्होंने इंक्लूड किया। क्रूज़र का भी किया है, स्क्रैम्बलर का भी किया है, EDV का भी किया है। ये सारे चीज़ों को जब आप इंक्लूड करते हो ना तो हैंडलिंग ऊपर नीचे हो जाता है, बट TVS ने बहुत काम किया है सो दैट अच्छा खासा हैंडलिंग, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट में ख़राब नहीं रहना चाहिए हैंडलिंग, सो दैट वे इट इज़ वेरी गुड। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ाइन। भाई डिज़ाइन को लेके ना मतलब एक एक पॉइंट TVS ने जिस तरह से सोचा है, हैट्स ऑफ टू देम। इंडिकेटर का लाइट देखो, वहाँ पे भी ना उन लोग ने ऐसा कुछ चेंजेस किया। पहली बात तो LED इंडिकेटर्स इन्होंने दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। हर एक आप पूरे जो लाइट्स में देखते हो ना अलग ही डिज़ाइन है। हेडलाइट का डिज़ाइन देखो क्या डिटेलिंग है। देखो जो लोग बोल रहे हैं ना कि छोटा लगता है, डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं है, आपको पता है ऐसे अगर आप डिज़ाइन को मिक्स करते हो तो ओवरऑल प्रोपोर्शनेट रखना ना डिज़ाइन बहुत मुश्किल है। फ्रंट इसका बहुत बड़ा लगता है, पीछे छोटा लगता है, बट इतना होने के बाद भी जैसे आपका पीछे का जो टेल लाइट्स है वो उतने अच्छे हैं, मतलब कि जो पीछे के जो डिज़ाइन है वो थोड़ा छोटा लगता है, अजीब लगता है, उसको कवर कर लेता है पीछे के टेल लाइट का डिज़ाइन। तो TVS को ये बात पता था कि इसका जो डिज़ाइन है वो करना मुश्किल है ओवरऑल, बट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसमें हर चीज़ आपको यूनिक लगेगा। जैसे मैंने इंजन और हैंडलिंग का बोला, काफ़ी नॉर्मल है, कोई एक्साइट नहीं करेगा कोई चीज़ को लेके, बट डिज़ाइन का हर एक चीज़, इसमें जितने भी डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं वो सारे डिज़ाइन के एलिमेंट्स आपको एक्साइट करेंगे। जावा का याद दिलाता है आपको, बट जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरा डिजिटल है, सारे चीज़ फीचर्स आ जाते हैं। राइड मोड्स है, फ्रंट फोर्स जो गोल्डन वाले बहुत अच्छे दिखते हैं, टैंक का डिज़ाइन बढ़िया है, ट्रिपल टोन, ड्यूअल टोन, सारे कलर्स में अच्छे दिखते हैं। डिज़ाइन को लेके ना पर्सनल ओपिनियन है हमेशा, और ये मैं मानता हूँ कि थोड़े से एंगल्स में थोड़े अजीब लगते हैं, बट जिस तरह से इतना मेहनत किया TVS वालों ने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, रियली ग्रेट जॉब। और इसके डिज़ाइन को मैं डेफिनेटली 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। अगर आपको लगता है ये गलत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे। अभी हम पोस्ट परचेस के तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे एक ये ना बहुत ज़रूरी होता है पोस्ट परचेस। मतलब बाइक तो ले लिया आपने, बाइक लेने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, क्योंकि डीलरशिप में जाते हो तो यूजुअली आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है। बाइक बुक कर लेते हो, वहाँ पे आपको के शेक हैंड करते हैं, कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं, आपके घर वाले खुश होते हैं, बट जो एक्सपीरियंस होगा ना जो उसके बाद होने वाला है, वहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर नहीं आएंगे बाइक के डिलीवरी लेने के लिए, आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है, खरीदने के बाद अगर आपको बेचने का मन करता है तो मतलब रीसेल वैल्यू कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सर्विस एक्सपीरियंस को लेके मैं TVS से उतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ। मैं जब TVS के सर्विस सेंटर जाता हूँ तो मुझे बजाज का याद आता है। नॉर्मल है, मतलब कोई प्रीमियम फील नहीं आता है आपको। ज़्यादातर वहाँ के जो लोग हैं वो उतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, मैं मानता हूँ वेल डिसिप्लिन्ड है, बट रॉयल एनफील्ड के जो सर्विस का क्वालिटी है वो भी उतना अच्छा नहीं है। बट मुझे TVS से थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस फील होता है रॉयल एनफील्ड में। और बिग विंग तो आपको पता है बेस्ट है।
क्वालिटी में तो पता नहीं, बट एक्सपीरियंस तो बहुत उनका बढ़िया है। तो TVS इज़ वेरी एवरेज इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो आपको फील आता है जब आप सर्विस सेंटर जाते हो और डील वहाँ पे बात करने लगते हो, कुछ क्वेश्चंस पूछते हो कि मुझे ये जानना है वो जानना है, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है आपको, वो सारी चीज़ों को मैंने बहुत ध्यान से मतलब देख रहा था। क्योंकि रॉनिन यार अलग सेगमेंट का बाइक है। आई थिंक TVS वालों को थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस देना चाहिए TVS रॉनिन के ओनर्स के लिए। कंपनी सपोर्ट कैसा है? कंपनी सपोर्ट अच्छा है। आपको लॉन्च के टाइम बहुत सारे एक्सेसरीज़ मिले थे, और TVS के बारे में आपको बता दूं कि बहुत सारे एक्सेसरीज़ आपको मिल जाते हैं। ग्लव्स है, जैकेट्स है, हेलमेट्स है TVS ब्रांडेड। तो जो रॉनिन का जो एक्सपीरियंस है एक्सेसरीज़ को लेके बहुत बढ़िया है। इस बात को वो जानते हैं कि जब टूरिंग बाइक आप लॉन्च करते हो तो एक्सेसरीज़ देना ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छे से आपको एक्सेसरीज़ ऑफर करते हैं, और इस बात को लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब रीसेल के बारे में बोलना मुश्किल है, बट मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। अपाचे जो है उसका रीसेल ठीक है, मार्केट में उतना भी ख़राब नहीं है। ये आपको रॉयल एनफील्ड जितना अच्छा रीसेल नहीं देगा, और एक प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी यूनिक बाइक है, तो सबको पसंद नहीं आता है। ये काफ़ी पोलराइजिंग डिज़ाइन है इसका, तो सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अब इतना सेल होगा या नहीं, अब ये एज्यूम करना अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि TVS को अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए इस बाइक के साथ, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया है और अच्छा खासा सेल आना चाहिए। बट सिंस ये एक रिस्की ऑप्शन है और ये पोलराइजिंग बाइक है, मैं नहीं मानता हूँ कि ये क्लासिक जितना सेल होने वाला है। तो इसका रीसेल जो है वो काफ़ी नॉर्मल रहेगा, डिमांड में भी रह सकता है। चलो रीसेल के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि हमें भी नहीं पता। ये काफ़ी यूनिक बाइक है, तो अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो उसका कोई गारंटी नहीं है। जो चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता है तो मैं आपको आके क्यों बोलूं? तो रीसेल को हम छोड़ देते हैं। अब रिलायबिलिटी के को लेके अगर आप मुझसे पूछते हो, काफ़ी बाइक तो नया है, बट प्रॉब्लम आएंगे इसके साथ मुझे नहीं लगता है। TVS के बाइक्स में प्रॉब्लम इश्यूज इनिशियली आते हैं जब वो बाइक लॉन्च करते हैं, और मेरे को लगता है आएंगे छोटे मोटे इश्यूज इसमें डेफिनेटली आने वाले हैं, बट TVS उसको ना फिक्स करते जाता है। और ऐसा नहीं होता है आपके साथ कि मैंने बाइक ले लिया, प्रॉब्लम कभी जाएगा ही नहीं, तो TVS उसको फिक्स कर देता है। तो रिलायबल है, ठीक है। मैं ये नहीं मानता कि होंडा जितना रिलायबल है, क्योंकि होंडा जब बाइक लॉन्च करता है, उनके बाइक्स के जो इनिशियली आप लेते हो ना, इनिशियल स्टॉक भी आप लेते हो, आपको मेजर इश्यूज नहीं आते मैकेनिकली। तो इसके मैकेनिकल प्रॉब्लम शायद आ सकते हैं, ABS के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, बट ये रेक्टिफाई हो जाएंगे। इससे आपको ये नहीं करना है कि नहीं मैं नहीं लूँगा ये बाइक क्योंकि इसमें प्रॉब्लम, वो जो भी आएंगे छोटे मोटे रहेंगे। अभी हम बात करेंगे ब्रांड वैल्यू के बारे में। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब आप रॉयल एनफील्ड का कोई भी बाइक लेते हो तो ये नहीं देखते कि मॉडल कौन सा है, आप बस रॉयल एनफील्ड बोल दो कि बोलेंगे लोग कि रॉयल एनफील्ड का बाइक लिया है, क्योंकि उनको पता है रॉयल एनफील्ड के बाइक्स महंगे होते हैं, 2 लाख के ऊपर का ही आता है उनका बाइक्स। और एक इमेज होता है कि चलो यार बंदे ने रॉयल एनफील्ड का बाइक लिया है, हंटर ले लो, कुछ भी ले लो, रॉयल एनफील्ड का बाइक लिया है, और उनके दिमाग में बुलेट ही आता है जब वो रॉयल एनफील्ड बोलते हैं। तो रॉयल एनफील्ड का एक ब्रांड वैल्यू है आज भी मार्केट में जो काफ़ी वेल नोन है। नेक्स्ट आता है CB350। CB350 के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, बट दूर से देखते हो तो बुलेट जैसा लगता है, तो लोग बोलते हैं कि यार ये तो कोई इंपोर्टेड बाइक होगा या थोड़ा सा अलग रेट्रो टाइप का बाइक है। लोग जानते नहीं है, तो आप बोल सकते हो हाँ ये बाइक एक ही जगह पे सेल होता है, ये नॉर्मल होंडा शोरूम में नहीं मिलता, तो लोग समझते कि अच्छा ये एक स्पेशल बाइक है होंडा वालों से। बट जब आप TVS के बाइक लेते हो, तो जब आप बोलते हो कि TVS का बाइक है, तो लोग बोलते हैं अच्छा TVS ये तो वैल्यू फॉर मनी बाइक होगा, सस्ता होगा, अच्छे फीचर के साथ आएगा, लोग ऐसा सोचते हैं। RR 310 का केस अलग है, बहुत लोग जानते भी नहीं है कि TVS RR 310 बनाता है। तो ब्रांड वैल्यू ये नहीं मानता कि बेस्ट है सेगमेंट में, बट जो डिज़ाइन है ना, जिस तरह से दिखता है, लोग अगर इसको देखेंगे तो डेफिनेटली सोचेंगे कि यार बाइक बहुत बढ़िया है, काफ़ी महंगा बाइक हो सकता है। तो यस, TVS का कैसा है ना सिस्टम कि वो ऐसे ऐसे बाइक्स डिज़ाइन करते हैं। इवन 125cc का उनका रेडर का डिज़ाइन देख लो, इतना बढ़िया है कि लोगों को वो ब्रांड वैल्यू निकालने के लिए मुश्किल है इस सेगमेंट के बाइक में। स्पेशली आप रॉनिन को देखते हो तो नॉर्मल रहेगा ब्रांड वैल्यू, मेरा मानना ही है, बट डिज़ाइन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अच्छा खासा रोड प्रेजेंस ऑफर करता है ये। तो मैं पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस में एक बहुत ज़रूरी चीज़ को इंक्लूड करना चाहता हूँ। इसका जो सर्विस का कॉस्ट है, फर्स्ट सर्विस, फ्री सर्विस, वो ऑलमोस्ट 1400 से लेके 1500। जब 1500 का बिल आएगा आपको फर्स्ट सर्विस पे, तो ये तो मतलब रॉयल एनफील्ड क्लासिक और मीटियोर और हंटर CB350 का ही रेट है ऑलमोस्ट, उसमें भी आपको फर्स्ट सर्विस में उतना ही लगता है। मेरे को लगा स्क्वायर इंजन है, TVS है,
इसका सर्विस का जो कॉस्ट है वो ये सारे बाइक से कम होने वाला है। बट मतलब मैं शॉक हो गया प्राइस को देख के कि पहला जो सर्विस का कॉस्ट है वो आपको 1400 से लेके 1500 तक आ सकता है। हाँ, अब आप पार्ट्स को मतलब बोलोगे कि मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, आप कम कर सकते हो कॉस्ट, बट वो तो आप रॉयल एनफील्ड के बाइक्स के साथ भी कर सकते हो। तो इसका प्राइसिंग शायद थोड़ा कम हो सकता था। इसमें फुली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है एंड इसका सर्विस का कॉस्ट शायद थोड़ा और कम हो सकता था क्योंकि इसका इंजन बहुत सिंपल इंजन है और RTR 200 4V जैसे ही है। जो अगर थोड़ा कम होता तो अच्छा रहता। इसको मैं अगर पॉइंट्स की बात करें तो 10 में से मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 दूंगा पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस को लेके। ये जो ESD जावा है, ये सारे बाइक्स है ना, इनका कोई गारंटी नहीं है। TVS वालों का गारंटी है तो उस मामले में अच्छा है, बट प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको नहीं देगा, काफ़ी नॉर्मल है। स्पेशल चीज़ों के बारे में बात करेंगे बाइक पे जो आप भी फील करोगे। इसका सीट का जो फैब्रिक है उसका क्वालिटी सुपर्ब। साइड मिरर आपको अच्छा खासा व्यू नहीं देता है, बट आप है ना इसको पूरे तरह से रोटेट कर सकते हो, वर्टिकली लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टली लगा सकते हो, जो बहुत काम का चीज़ है जिस पे आपका विजन बढ़ जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी क्लियर है, इजी टू रीड है, बहुत अच्छा लगता है थोड़े टाइम चलाने के बाद। उसको देखते हो तो स्क्रैम्बलर का ही आपको फील आता है। इस बाइक में राइड मोड्स है जो बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट चीज जो इस बाइक में जो आपको अच्छा लगेगा, सिटी में ना चलाने के टाइम इसके हेडलाइट्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। हाईवे में ऑक्सिलरी लाइट लगाना पड़ेगा आपको, सिटी में बढ़िया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मतलब मैं मिस कर दिया बोलने के लिए। अब ये आता है मेंटेनेंस पे। ये मुझे बहुत बड़ा ब्लंडर लगा TVS वालों से। इसका जो चेन का कवर है ना, आप देखते हो तो ये ना आपको बेल्ट ड्राइव जैसा लगता है। मतलब पहली बार देखते हो तो आपको लगता है यार बहुत अच्छा है, यूनिक लगता है, मुझे भी लगा। बट आप एक साइड से देखते हो, जब आप दूसरे साइड पे जाते हो बाइक के उस तरफ, वही कवर एक्सपोज है, मतलब खुला है। इसका मतलब ये है कि जब मैं पहली बार देखा तो मुझे लगा कि इसके चेन का मेंटेनेंस कम रहेगा क्योंकि पूरा कवर्ड है। जो मिट्टी है बारिश के टाइम पूरा गंदा जो चीज़ है वो चेन पे नहीं आएगा तो मेंटेनेंस कम होगा ना। नहीं, ये 50% कवर करता है। 50% इसमें डर्ट जो है वो कम जाता है क्योंकि उस तरफ से तो कीचड़ मिट्टी तो आएगा अंदर चेन पे। तो इसको लूप करने के लिए, चेन को क्लीन करने के लिए पूरा चेन का कवर खोलना पड़ता है और चेन के कवर में इतने सारे स्क्रूज लगे हैं तो आपको चेन मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है। इसको देख के लोग समझेंगे कि मेंटेनेंस कम है। लोगों ने बोला भी है कि मेंटेनेंस कम हो जाता है, नहीं। इनफैक्ट मैं मानता हूँ मेहनत और आपको ज़्यादा करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि चेन का कवर खोलना पड़ेगा चेन को लूप करके क्लीन करने के लिए। देखो, आप इस चेन कवर को निकाल सकते हो कंप्लीटली, पर इसमें बता रहा हूँ कि चेन कवर को लगा के रखोगे बस ये 50% आपको कवरेज देगा और मिट्टियों से, जो मिट्टी है गंदगी है उससे बचाएगा आपके चेन को। बाकी जो भी आपको क्लीन करना पड़ेगा, मेंटेनेंस फ्री नहीं है ये। तो आई थिंक दोनों तरफ पे अगर वो कवर देते तो अच्छा रहता। नेक्स्ट चीज़ जो आपको इस बाइक में फील होगा वो है इसके टायर के जो ग्रिप है वो थोड़े से इंप्रूव हो सकते थे। पीछे के जो टायर है उसका ग्रिप लेवल थोड़ा बेटर हो सकता था, वहां पे शायद TVS को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो है इसका फुट पोजीशन है ना वो काफी कंफर्टेबल है, सेंटर सेट है। जिन लोगों को हंटर के फुट पैक से लेके प्रॉब्लम हो रहा था, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको मजा आएगा चलाने में। इसका जो इंजन का स्टार्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है इंजन एंड ये एक साइलेंट स्टार्ट टाइप का ये है इंजन। और ये आई थिंक इंडिया में या दुनिया में, ये नहीं जानता हूँ मैं, ये पहला बाइक है 225cc का जो ऐसे साइलेंट स्टार्ट के साथ आता है। और ये ना दिखता है आपको कि TVS कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहता है। ओके, तो इस चीज़ में इट्स रियली गुड। सिंस इसमें स्लिपर क्लच है, ये काफ़ी लाइट लगता है यूज़ करने में, सिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को मिस किया है, मैं जानता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है। मैं फिर से मिलना चाहूँगा आपसे। टेक केयर, राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट। आई सी यू अगेन, बाय बाय।